हेलो बच्चों। मैंने आप लोगों के साथ अपने लास्ट लेक्चर में इन्वेंट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। उसी इन्वेंट्री चैप्टर के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया होगा, इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है उसमें। जैसे अगर मैं आपके साथ आंसर की बात करूं तो 2600 की क्वांटिटी थी जो आपने परचेज की, उसमें से 1600 की इशू हुई, यानी क्लोजिंग जो आपके पास बचा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक बचा 1000 यूनिट्स। और ये 1000 यूनिट्स अगर आप देखोगे तो ये कौन सा होगा, 200 वाला जो लास्ट में बचा होगा वो। आपको लास्ट में जो बचा होगा ये फीफो मेथड से आपको करना था। तो फीफो मेथड से आपको ये करना था, आपके स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। तो फीफो में क्या होता है, जो 1600 यूनिट आपने इशू की वो कौन कौन सी होगी, 900, 400, 300, 1600 यूनिट्स आपने इशू कर दी। कौन सी बची, 800 एंड 200। तो जो 1000 यूनिट बची उसमें से 200 इंटू 60 12,000 एंड 800 इंटू 47 37,600 49,600 आपका आ गया था आंसर। ये तो इजी था, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। In the previous example, assume that following issues were made during the month of December on LIFO basis। अब जो आपको बेसिस फॉलो करना है वो कौन सा होगा बच्चे, वो होगा LIFO बेसिस। LIFO बेसिस में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वही पहले इशू हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ तो ये वाला तो सेम है, परचेज तो सेम डेट पर सेम क्वांटिटी सेम रेट, उसमें चेंजेस नहीं है। आपको इशू की डेट दे दी गई है बस, देखिएगा आप। और आपको अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को बिल्कुल। आंसर नंबर 2 लिखना है आपको, डेट किस डेट पर आया या किस डेट पर गया। डेट के अलावा मोटा मोटा रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, कुछ इस तरीके से आपका स्टॉक लेजर मेंटेन होता है। रिसिप्ट में भी आप लिखोगे, जैसे ये तो डेट का एक कॉलम हो गया, रिसिप्ट में अपने कॉलम आएंगे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आई, उस क्वांटिटी का क्या रेट था, टोटल अमाउंट क्या हो गया, ये आपका रिसिप्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इशू में भी आएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में भी आएगा सेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले आप देखोगे 4 दिसंबर को 900 क्वांटिटी आई 50 रुपीज की एक। 4 दिसंबर को 900 क्वांटिटी आई 50 रुपीज की एक, 900 इंटू 50 45,000 हो गया। इशू इस डेट पर कुछ नहीं हुआ, बैलेंस क्या आ गया इस डेट पर, 900 क्वांटिटी 50 रुपए के हिसाब से 45,000। क्रोनोलॉजिकली चलना है, 4 के बाद जो अगली एंट्री है वो 10 को है, लेकिन यहां पर एंट्री 5 को आपने 500 क्वांटिटी इशू कर दी। 5 दिसंबर को रिसिप्ट कुछ नहीं हुआ, 500 क्वांटिटी इशू हो गई। तो ये 500 क्वांटिटी किस में से होगी सर, ऑब्वियसली इसी में से होगी, 50 वाले में से, क्योंकि अभी और तो कोई है ही नहीं हमारे पास। 25,000।
अब अगर मैं आपसे 5 दिसंबर को बैलेंस पूछूं तो आप कहोगे सर 900 क्वांटिटी थी, उसमें से 500 चली गई, तो 400 क्वांटिटी बची हैं 50 वाली 20,000 की। डन सर, ये मेरा एक पार्ट पूरा हो गया जहां पे मैंने इशू किया। डन, यहाँ मेरा ये बैलेंस आ गया, मैं इसको यहाँ बैलेंस को रोक देता हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद 10 तारीख को 400 यूनिट और आई 55 की। 10 दिसंबर को 400 यूनिट और आई 55 की। 400 इंटू 55 करोगे आप 22,000। क्या इशू हुआ है इस दिन? नहीं, इशू नहीं हुआ है। अब आप मेरे से 10 दिसंबर को बैलेंस पूछोगे तो मैं कहूंगा सर 400 तो पुरानी चल रही है, 50 वाली 20,000 की, 400 और आ गई हैं 55 की 22,000 की। ये मेरा 10 दिसंबर का बैलेंस हो गया। ये मेरा 10 दिसंबर का बैलेंस हो गया। नेक्स्ट डेट 10 दिसंबर के बाद अभी यहाँ जो डेट है ना ये 20 है, इशू 20 को हुआ है। उससे पहले 11 को आपने और परचेज किया है 355 वाली। 11 दिसंबर, सॉरी नीचे लिखते हैं, 11 दिसंबर 355 वाली। तो 300 इंटू 55 बिल्कुल ध्यान से देखना, 16,500। क्या इस डेट पर कुछ इशू हुआ है? नहीं। अब मैं आपसे बैलेंस पूछूंगा तो आप कहोगे सर 450 वाली चल रही है, 455 वाली चल रही है 55 वाली, और 300 आपने और परचेज कर ली 55 वाली 16,500। सर ये आपका क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है 11 दिसंबर का। डन है सर, मैंने मान लिया आपकी बात। 11 के बाद फिर 19 दिसंबर को 200 यूनिट आ गई, और आ गई सर 19 दिसंबर 200 यूनिट 60 रुपीज की 12,000। इशू अभी भी कुछ नहीं हुई है। फिर मैं आपसे बैलेंस पूछूंगा तो आप इन्हीं को रिपीट करोगे, 450 वाली 20,000, 455 वाली 22,000, 355 वाली 16,500, और 200 और आ गई है 60 वाली 12,000। ये आपका बैलेंस आ गया 19 दिसंबर को। अब कहानी समझना भाई ध्यान से। 19 दिसंबर के बाद, ये 19 दिसंबर के बाद अब एंट्री आ गई है 20 दिसंबर की, जहां पर आपने 600 यूनिट इशू की हैं। 20 दिसंबर को 600 यूनिट इशू हुई हैं। ये 600 कैसे होंगी? जो लास्ट में आई होंगी वो पहले गई होंगी। उल्टा हिसाब चला दो, इसमें उल्टा हिसाब चला दो, ये बैलेंस में उल्टा हिसाब चला दो। पहले 200 यूनिट गई होंगी, टोटल 600 जानी है, फिर 300 गई होंगी 55 वाली, फिर 100 गई होंगी 55 वाली। अब आप मेरे से बैलेंस पूछोगे तो मैं आपसे कहूंगा सर ये 200 चली गई, 300 चली गई, और इस 400 में से 100 गई हैं। तो अगर इस 400 में से 100 गई हैं तो आप ऐसे समझो 400 तो बची 50 वाली 20,000, और 100 बची 55 वाली 5500। ये आपका सामने नजर आ गया है जी। क्लियर है यहां तक? ये मेरा यहां तक का क्लियर हो गया। 400 बची 50 वाली, और अच्छा ये 100 नहीं, सॉरी 100 तो इसमें से गई थी, 300 बची 55 वाली 16,500। ठीक है जी, यहां तक 300 200 500 600 यूनिट गई थी, तो वो
600 में से 200 इसमें से चली गई, 300 इसमें से चली गई और 100 इसमें से चली गई। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20 दिसंबर को यही हुआ था। फिर उसके बाद 28 दिसंबर को आ जाओ, 28 दिसंबर को 800 यूनिट और आई हैं। 28 दिसंबर, अट्ठाईस दिसंबर को 800 यूनिट और आई 47 के रेट पे, 37,600। अब आप मेरे से दोबारा बैलेंस पूछोगे 28 दिसंबर को, तो मैं आपको बोलूंगा 400 बच रही हैं 50 वाली, 300 बच रही हैं 55 वाली, 16,500, और 800 बच रही हैं 47 वाली, 37,600। डन। ये आपका 28 दिसंबर का बैलेंस आ गया। इसके बाद कहानी बचती है लास्ट 29 दिसंबर को आपने 500 इशू कर दी। 29 दिसंबर को जो 500 जाएंगी वो किस में से जाएंगी? 800 वाले में से जाएगी। तो 500 भेज दो 47 वाली, क्योंकि जो लास्ट में आई है वो गई है 23,500। अब अगर मैं आपसे बैलेंस पूछूंगा तो 400 वाली, 20,000, 355 वाली 16,500, और इसमें से 800 में से 500 चली गई तो 347 वाली 14,100। अब आप इनका टोटल अगर करते हो, जैसे मैं इसको अगर बंद कर देता हूं और आप मेरे से क्लोजिंग स्टॉक पूछते हो, तो मैं बोलूंगा 400 प्लस ये, आप देख लो मैं कौन कौन सा उठा रहा हूँ, 400 प्लस 300 प्लस 300, 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट। और अगर आप मुझसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछते हो कि वैल्यू क्या है ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं कहूंगा इन सबका प्लस कर लो, 20, 16,500 और 14,100। 20,000, 16,500 और 14,100। तो ये आंसर आ गया आपके पास 50,600 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट। इसको स्टॉक रजिस्टर भी आप लोग बोल सकते हो, इसको हम लोग स्टॉक रिकॉर्ड या स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं। एक बार नोट कर लेना जरा इसको, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। आई होप अच्छे क्लियर होगा आपको यहां तक। अब मैं आप लोगों के साथ आगे स्टार्ट करूंगा आंसर नंबर 3। ध्यान से देखना आंसर नंबर 3। In the same question of a manufacturer of a radio set given earlier, let us calculate the value of closing inventory using average price method। तो एवरेज प्राइस मेथड आप दोबारा इसी को ही फॉलो अगर करोगे तो आप इसी का ही एवरेज निकाल लोगे, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आंसर 50, 55, 55, 60, 47। एवरेज प्राइस क्या आएगा? 50, 55, 55, 60, 47। 2 2 4 और 1 5। 267 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया आपके पास 50
53.4। अब आपकी वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स आपकी बच रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 को ही कैरी किया जा रहा है अभी तक भी। 53.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 53,400 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया एज पर एवरेज मेथड। तो ये तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 में वेटेड एवरेज बोला है आपको करने को ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको देखना जी ध्यान से, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीधा उठा के वेट लगा दोगे, नहीं। जहां इशू की अलग अलग डेट दी हुई है, क्योंकि उसने क्या बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को यूज करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिसिप्ट लेनी है और क्वेश्चन नंबर 2 से इशू लेना है। बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पास। आंसर नंबर 4 मैं दोबारा से सेम फॉर्मेट बनाऊंगा। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट में आ जाइए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। डन जी। अब मुझे दोबारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सबसे पहले 4 दिसंबर को 900 आए थे 50 रुपए के हिसाब से। 4 दिसंबर को 900 आए थे 50 के हिसाब से, 45,000 हो गया था। इशू कुछ नहीं हुआ था तो सेम यूनिट चलेंगी, 900 50 45,000। उसके बाद 5 दिसंबर को आपने उसमें से 500 इशू करा था, तो अभी तो सेम रहेगा। ये आपका एक बैलेंस हो गया। 5 दिसंबर को आपने 500 इशू करा, तो वो तो 50 का ही होगा। यहाँ तो वेटेड एवरेज लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी तक एक ही यूनिट है आपके पास, या मैं कहूँ एक ही टाइप की इन्वेंट्री है आपके पास। 500 इंटू 500 चला गया, 400 बचा, 50 वाला 20,000। ये आपका 5 दिसंबर का भी हो गया। 5 दिसंबर के बाद एंट्री 10 दिसंबर को आपने 400 यूनिट और आई थी आपके पास। 400 यूनिट, क्या रेट था इनका? 55 रेट था। 22,000 आ गई, 22,000 आ गई। ठीक है जी। अब अगर आप मेरे से इस डेट पर बैलेंस पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि सर 800 यूनिट हो गई। मैंने यूनिट काउंट कर ली 800, और अमाउंट कितना हो गया? 20 और 22, 42,000। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 20,000 बैलेंस था, 22 ये आ गया, इन टोटल कितना हो गया? 42। अब आप वेटेड एवरेज करने के लिए 42 को 800 से डिवाइड करोगे तो रेट आएगा आपके पास 52.5। तरीका चेंज हो गया है अब वेटेड एवरेज में। हर डेट पे चलेगा। 10 के बाद 11 दिसंबर को 300 यूनिट आई, 11 दिसंबर को 300 यूनिट आई 55 की, 16,500। अब अगर आप मेरे से बैलेंस पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा आपको? 800 यूनिट पहले से थी, 800 यूनिट पहले से थी, 300 और आ गई, 1100 हो गई। फिर मैं आपको अमाउंट बताऊंगा कि अमाउंट क्या होगा। अमाउंट होगा सर पहले से था 42, 16,400 500 और आ गया
42 प्लस 16,500, 58,500 आ गया, डिवाइडेड बाय 1100, 53.18। ये आपका न्यू रेट आया। हर बार जब आप परचेज करोगे या इशू करोगे, इशू तो सेम रेट पर हो जाएगा जब भी होगा, जब भी आप परचेज करोगे तो क्या होगा, उसका रेट चेंज होगा। सिंपल एवरेज में तो हम लोग सीधा टोटल करके डिवाइड कर देते हैं, यहां पर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 11 दिसंबर के बाद। 19 दिसंबर को 200 यूनिट 60 रुपीज पर, 19 दिसंबर को 200 यूनिट 60 रुपीज पर 12,000 आया मेरे पास। अब आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा पहले का बताओ, 58,500 प्लस 12,000, पहले की यूनिट 1100 प्लस 1200 200 1300 आ गया, डिवाइड कर दो 1300 से, 54.23, 54.23। 19 भी हो गया। अब 19 के बाद एंट्री आती है सीधा 20 को आपने इशू किया था 600, ये मेरा यहाँ पे क्लोज कर लो एक बार आप, या नहीं करना तो रहने दो। अब मैं 20 दिसंबर पर आ रहा हूँ। 20 दिसंबर को मैंने इशू किया है कितना, 600 यूनिट। अब ये जो 600 यूनिट आपने इशू किया है तो उसका रेट क्या लोगे, लास्ट वेटेड एवरेज, यानी 54.23। 600 54.23 32538, 32538 600 हो गया 54.23 के अकॉर्डिंग, 32538। अब आप मेरे से पूछोगे कितनी यूनिट बची सर, 1300 थी, उसमें से 700 600 चली गई सर लास्ट। अब बार बार भूल जाते हो ना, लास्ट 1300 थी ना, उसमें से 600 चली गई, 700 बची, रेट तो सेम ही चलेगा 54.23, 54.23 37961, ये मेरा 20 दिसंबर को हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, 20 के बाद 28 को 800 यूनिट और आई हैं। 28 दिसंबर को 800 यूनिट और आई हैं, कितने रेट पर, 47 के रेट पर। तो 800 इंटू 47, 37,600। अब आप मेरे से पूछोगे सर बैलेंस कितना लिखना है, तो मैं बोलूंगा पहले कितना था, 37961, उसमें ये वाला ऐड कर लो तो ये आ गया 75561, 755। यूनिट्स कितनी है, 700, और कितनी आ गई उसमें 800, टोटल कितनी हो गई 1500, डिवाइडेड बाय 1500, 50.374 आपका रेट आ गया। आप खाली 2 डेसिमल तक रखोगे तो 50.37 भी आप रख सकते हो। 28 दिसंबर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को 500 यूनिट इशू हुई हैं। ये 500 यूनिट इशू हुई होंगी किस रेट पर, 50.37। तो 500 इंटू 50.37, 25185, 25185। बैलेंस निकाल लो। अब 500 चली गई तो कितनी बची, 1000 बची, 50.37, 50377, ये आपके पास बैलेंस आ गया। तो क्या बैलेंस रहा आपका, ये वेटेड एवरेज से थी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वन 50.37, 50
377। नोट कीजिएगा इसको, पोज एंड नोट हो गया जी। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कहाँ गया वो, ये आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि मैंने अभी तक आपके साथ ये 4 डिस्कस की है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कंप्लीट किया है? बिल्कुल सर, मैं कह सकता हूं। अब मेरा कौन सा पार्ट रह गया है? मेरा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड रह गया है। अब जो मैं आप लोगों के साथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो पढ़ाऊंगा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आपके पास एक ही मेथड है जिसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। और इसके ऊपर मैं आपके साथ सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों इसी पे हैं। Messrs XYZ are in retail business. Following information are obtained from their record for the year ended 31st March 2016. Goods received from supplier, आपको जो अमाउंट मिला सप्लायर से, जो गुड्स आपको रिसीव हुए वो कितने के हैं? 15,75,500 के। उस पे 3% ट्रेड डिस्काउंट है, सेल्स डिस्काउंट है 11%। डन। सेल्स टैक्स है, सॉरी सेल्स डिस्काउंट नहीं, सेल्स टैक्स है 11%। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87500 है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ये हो गई, और सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हो गया। फाइंड आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब आप कहोगे सर क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सेल प्राइस पर गिवन है। हमें किस पे चाहिए होती है? कॉस्ट पे चाहिए होती है। आपको पता है सेल प्राइस और कॉस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है? सेल प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हो? मैं कहता हूं इसका सेल प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे किसी भी आइटम का? जो भी उसकी कॉस्ट है उसमें जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ऐड करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे कॉस्ट पूछ रहा हूं तो क्या मैं नहीं कह सकता कि सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो? अगर मैं सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। वही चीज मुझे यहां करनी है, ध्यान से देखिएगा, वही चीज मुझे यहां करनी है, इसीलिए उसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। आपको अपने सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर आना है। समझते हैं सर कैसे? ध्यान से देखिएगा। आंसर नंबर है 5। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। कितने के गुड्स आपको रिसीव हुए? 15,75,500। कितने के गुड्स आपको रिसीव हुए? 15,75,500 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिए, 15,75,500 का 3%, 47,265 माइनस कर लीजिए 15,75,500 में से, 15,28,235। इसके बाद आपने इस पे सेल टैक्स भी लगाया होगा एट द रेट ऑफ 11%, और ये 11% इसी का निकलेगा 15,28,235। 168,106
ऐड कर दो 15 28 235 प्लस 168 106 1696 341 1696 341 ये आ गया सर। इसके अलावा और क्या था इसमें? पैकिंग चार्जेस हैं 87,500 के पैकिंग चार्जेस हुए होंगे। ऐड करो पैकिंग चार्जेस 87,500 ये आ गया 1783 1783 आपके पास अमाउंट आ गया। अब इसको यहीं रोक लो। ये क्या है? ये बेसिकली आपके गुड्स पे लगाया हुआ टोटल कॉस्ट है। मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड। जो गुड्स आपको रिसीव हुए ये उसकी कॉस्ट थी, फिर डिस्काउंट माइनस हुआ, ये बचा, हमने सेल टैक्स दिया उस पर, ये अमाउंट आ गया, उसने पैकिंग चार्जेस दिए उस पर, फाइनल अमाउंट आ गया 17,83,841। ये टोटल लागत है, टोटल कॉस्ट है हमारे गुड्स की जो हमने रिसीव की। अब मैं देखूंगा कि इसकी सेल वैल्यू में मैंने इसको कितने पे कन्वर्ट कर दिया था। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, साल में सेल कितने की हुई? 22,45,500 22,45,500 सेल्स हो गई 22,45,500। क्लोजिंग स्टॉक एट सेल वैल्यू 2,35,000। $500 2,35,000 24,80,500। सर ये क्या निकल कर आया? मैं इसको लाइन नहीं डाल रहा अभी। ये क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया टोटल गुड्स एट सेल वैल्यू, और यही टोटल गुड्स एट कॉस्ट कितना था? 17,83,841। ये थे आपके टोटल गुड्स एट कॉस्ट। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो गुड्स आए थे उनकी टोटल कॉस्ट थी 17,83,841 फॉर इंग्लिश मीडियम, 17,83,841। लेकिन मैं उनको कितने पर बेच सकता हूं? कुछ तो मैं बेच चुका हूं, कुछ अभी वो है जो बेचा जाएगा, वो भी सेल वैल्यू पर गिवन है। आपको माइनस कर लो तो आप पाओगे कि आपने कितना प्रॉफिट इसमें कवर किया, 6,96659। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैं इसकी मदद से निकालूंगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? 6,96,659 सेल पे निकाल लेना, क्योंकि हमारे को जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो भी सेल वैल्यू पर गिवन है। 24,80,500 इंटू 100, 80,500 इंटू 100, 28.09 कर सकता हूं मैं, 8.09%। यानी मेरी जो सेल वैल्यू होती है उस सेल वैल्यू में 28.09% का जो मार्जिन है वो प्रॉफिट होता है, बाकी कॉस्ट होती है। डन सर। और ये 28.09 किस पर है? ऑन सेल प्राइस। प्लीज मार्क दिस। क्यों? क्योंकि मैंने बेस किसको बनाया है? मैंने बेस ही सेल वैल्यू को बनाया है। अब मुझे क्या गिवन है आपके पास? अब मैं यहां पे निकालूंगा इन्वेंट्री
वैल्यूएशन एट कॉस्ट, जबकि आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक एट सेल वैल्यू गिवन थी। हमें पता है ना क्वेश्चन में गिवन थी ये 2,35,000। अब मुझे पता है, मैंने अभी आपको बताया था ये वाला पार्ट कि 2,35,000 सेल वैल्यू में दो चीजें, कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट बच जाएगा। तो इसमें से मैं प्रॉफिट हटा देता हूं। प्रॉफिट मार्जिन 28.09%। 2,35,000 का 28.09%। 66,012 माइनस कर लो बच्चे। 235 माइनस 66,012 168,988। ये आपकी इन्वेंट्री आ गई एट कॉस्ट। ये आपकी इन्वेंट्री आ गई एट कॉस्ट। आई होप क्लियर होगा आपको यहां तक, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको यहां तक का। डन बच्चे, मोटा मोटा समझाया ना मैंने आपको हमने क्या करा। अगर मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर आऊं, मैं ब्लैंक करता हूं एक बार क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर अगर मैं कुछ भी मार्क करूंगा, देखो ये क्वेश्चन था। करा क्या मैंने, मुझे कोई माल मिला, मुझे कुछ गुड्स रिसीव हुए जो मैंने परचेज किए एक तरीके से फॉर रीसेलिंग, मैं उसको रीसेल करूंगा। जब मुझे परचेज किया तो मैंने उसे कॉस्ट पे किया, वो कॉस्ट प्लस उसमें जो डिस्काउंट था वो माइनस कर दिया, वो मेरे को पे नहीं करना। जो सेल टैक्स था वो मैंने ऐड कर लिया। इसके अलावा पैकिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस था, मैंने ऐड करा, एक तरीके से मेरा सीओजीएस आ गया। कॉस्ट आ गई, सीओजीएस नहीं कह सकता, कॉस्ट आ गई और गुड्स रिसीव या कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई कि मैंने जो परचेज किया उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी। फिर मैंने ये चेक किया कि उन टोटल गुड्स को में जिसकी टोटल परचेज कॉस्ट मैंने निकाल ली इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, उनकी सेल वैल्यू क्या है, आपको गिवन थी क्वेश्चन में। उन्हीं गुड्स में से कुछ गुड्स सोल्ड आउट हो चुके थे, उसकी सेल वैल्यू उठाई, और जो बचे हुए गुड्स थे उसकी भी वैल्यू, सेल वैल्यू गिवन थी, वो उठाई, दोनों को प्लस किया। तो अब मेरे पास टोटल गुड्स की दो अलग अलग वैल्यू आ गई, एक सेल वैल्यू, एक कॉस्ट। सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट करा, जीपी आ गया, जीपी को ऊपर रखा, नीचे रखा मैंने किसको, सेल को, सेल अमाउंट को, सेल वैल्यू को इनटू 100, प्रॉफिट मार्जिन आ गया ऑन सेल। अब जो क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन था क्वेश्चन में, वो प्रॉफिट पे गिवन था, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था, प्रॉफिट मार्जिन आ गया, उस सेल वैल्यू पे अप्लाई करो, प्रॉफिट मार्जिन हटाओ, कॉस्ट आ गया। सो सिंपल। नोट कर लिया, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, पॉज एंड नोट। पॉज एंड नोट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। कुछ इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी नजर आएगा। मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालनी है यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। मैं यहीं कर दूंगा इसको। सेल ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 50, और वो भी सेलिंग प्राइस पर गिवन है। कॉस्ट ऑफ परचेज है 2 लाख, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 50,000। यार क्या बात कर रहे हो, समझ नहीं आया क्या? ये 2 लाख उठाओ, ये 50 उठाओ, टोटल गुड्स आ गए एट सेल वैल्यू 250, उसमें से कॉस्ट ऑफ परचेज हो गई 2 लाख, उसे हटा दो, 50,000 का प्रॉफिट आ गया, डिवाइड बाय 250 इन 200, 20% का प्रॉफिट मार्जिन आ गया, जो कि मैं इस 50,000 में से, ये जो आपको गिवन है ये वाला पार्ट, इसमें से प्रॉफिट मार्जिन कर दो, माइनस कर दो एट द रेट ऑफ 20%, यानी 10,000। तो 40,000 बचे, आपका आंसर बच गया। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आपके स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। डन। अब मैं आगे तो बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले काफी हद तक मैंने आपके साथ कंप्लीट किया है, तो मैं आपको इसका स्टडी मॉड्यूल एक बार लेके आऊंगा उस पर।
ये आपको अपनी स्क्रीन पर स्टडी मॉड्यूल नजर आ गया है, इन्वेंट्री चैप्टर नंबर 4। थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं। बढ़िया सा कलर उठा लेता हूं एक आप लोगों के लिए। टाइप ऑफ इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन केस ऑफ ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स, पैकिंग मटेरियल। ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ ट्रेडेड गुड्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है, नॉन हिस्टोरिकल एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। हिस्टोरिकल में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को आपको सीखना नहीं है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मैंने आपको बताया 4 अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री है, तो चारों का अलग अलग कॉस्टिंग करो बस। हिस्टोरिकल में मैंने आपको फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, बल्कि एक और होगा इसमें, यहां पर ये लोग शायद लिखना भूल गए, एवरेज प्राइस वो भी बता दिया। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या कहता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है। आप मेरे से बोलेंगे सर मीनिंग, मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट, जिसको मैंने आइटम बोला था। कोई भी एसेट जो कि हेल्ड है, जो कि बिजनेस ने रखा हुआ है अपने पास, या तो फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। फॉर यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब हो गया आपके पास इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपका रॉ मटेरियल। कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, जैसे कि आपने कोई मेंटेनेंस सप्लाईज रखा हुआ है जिसको हम लोग स्पेयर्स भी बोलते हैं। कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई। अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। अगर आपने मशीनरी से रिगार्डिंग कुछ भी मशीनरी के पुर्जे, पार्ट्स, कुछ स्पेयर्स के तौर पे रखे हुए हैं, तो वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है, वो ऑर्डिनरी इन्वेंट्री नहीं है, वो आपकी मशीनरी का पार्ट है। वो मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो गया, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है उस पर, तो उसको छोड़कर बाकी जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं वो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की नीड मैंने आपको बताई थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री का यूज होता है। इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका ध्यान रखिएगा, ये वाला। इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस तरीके से इंपैक्ट करेगी अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। देखो एक चीज को ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है, हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, आपको याद होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड हुआ करती हैं, डेबिट क्रेडिट। यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कह लीजिए, यहां पर आता है क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कह लीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री किस साइड आया? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड किस चीज की होती है? इनकम की। तो मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम या प्रॉफिट बोल लो। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड है ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो क्रेडिट साइड बढ़ी, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, तो प्रॉफिट बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम रह गया, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया, तो क्रेडिट साइड भी कम हो गई, प्रॉफिट भी कम रह गया। तो वी कैन से क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम आएगा। ओपनिंग स्टॉक उल्टा होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है। ओपनिंग इज इनवर्सली, हम लोग इसको बोलते हैं इनवर्सली रिलेटेड टू प्रॉफिट। इनवर्सली का मतलब हो गया उल्टा है। ओपनिंग स्टॉक है खर्चे वाली साइड, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया है तो इसका मतलब खर्चे वाली साइड कम दिखाई है, तो खर्चा कम दिखाया है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन। इसको नोट कर लो एक बार,
पॉज करके नोट कर लो इसको, ये आपको मिलेगा नहीं फिर कहीं पर भी। और मैं अभी शायद इसका डिस्कशन कहीं नहीं करूंगा दोबारा से, तो उसको नोट कर लो। और रीजन देख लेना कि क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली क्यों रिलेटेड है, क्योंकि वो क्रेडिट साइड ही है, और क्रेडिट साइड ही प्रॉफिट या इनकम वाली साइड होती है। ओपनिंग स्टॉक इनवर्सली या एडवर्टली क्यों रिलेटेड है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट साइड है, खर्चे वाली साइड है। पोज एंड नोट, नो ऑफेंस। आगे बढ़ता हूं। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड, पहले वाला पॉइंट, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, नेट इनकम ओवर स्टेटेड। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा, मैंने बताया था डायरेक्टली होता है। अब ओपनिंग में उल्टा, अगर ओपनिंग ज्यादा है तो इनकम कम होगी, अगर ओपनिंग कम है तो इनकम ज्यादा होगी। डन, क्लियर है यहां तक? तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेनमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में हेल्प करता है। करंट एसेट है, ये लिक्विडिटी, ये सब मैंने आपको बताया था, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। बेसिस क्या होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का? इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिस होता है वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे अपने लास्ट लेक्चर में, कॉस्ट और एनआरवी। वही चीज यहाँ पर ये बोल रहे हैं। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है? कॉस्ट ऑफ परचेज इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। डन। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, पढ़ लेना। एक्सक्लूजन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके अकाउंट्स में, कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। एबनॉर्मल वेस्ट, अगर आपका कुछ एबनॉर्मल वेस्ट हुआ है लेबर का, मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, वो कवर नहीं होगा। स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस दीज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। स्टोरेज कॉस्ट के दो एग्जांपल लेता हूं मैं आपके साथ। अगर स्टोरेज कॉस्ट रॉ मटेरियल की है, आपने रॉ मटेरियल को स्टोर किया है, तो यस कवर होगी। लेकिन अगर फिनिश गुड्स को कवर किया है, स्टोर किया है, तो सॉरी, कवर नहीं होगी। आपने गोडाउन लिया हुआ है, उस गोडाउन एक वेयर हाउस आपने लिया हुआ है, उसमें आपने अपने फिनिश्ड गुड्स, वो गुड्स जो बनकर तैयार हो चुके हैं, उनको स्टोर करके रखा हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर आपने उनको स्टोर करके रखा हुआ है, तो क्या वो जो स्टोरेज कॉस्ट है, उसका जो रेंट है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा? नहीं आएगा। डन। लेकिन अगर इन्वेंट्री के लिए है तो फिर तो आएगा सर, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं कवर होगा, सेलिंग का खर्चा नहीं कवर होगा। एनआरवी क्या होता है? दिस इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस, माइनस कर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। मैंने आपको बताया था सर, ये अब इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आप देख लेना। थियोरेटिकल है इसलिए मैं यहीं से करा रहा हूं आपको। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, कितने का स्टॉक आया, कितने का स्टॉक गया। इस इन्वेंट्री को मेंटेन, इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम हम लोग यूज करेंगे उसको इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। दो तरीके से रिकॉर्ड होती है इन्वेंट्री, या तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल ये होता है सर, मैं इसको बोलता हूं, मेरी हिंदी में स्पेलिंग गलत जरूर हो सकती है, पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। एंड नो डाउट, अब भी आप लोग भी अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छा पढ़ लिख रहे हो, तो आप लोग भी परपेचुअल को ही फॉलो करोगे। पीरियोडिक, पीरियोडिक बेसिकली फिजिकल है, ये आएगा भी कहीं पर। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है।
मैं आपका सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपके गोडाउन में कितना माल रखा हुआ है, आप एक पर्टिकुलर डेट पर गए और उस गोडाउन में आपने काउंट किया। हम लोग एक स्टॉक ऑडिट करते हैं, स्टॉक ऑडिट किया जाता है, इन्वेंट्री का ऑडिट होता है। हम किसका ऑडिट करते हैं? हम लोग ऑडिट करते हैं केंद्रीय भंडार। आपने देखे हो सेंट्रल स्टोर होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स केंद्र सरकार के, उसको हम लोग केंद्रीय भंडार बोलते हैं हिंदी में। साउथ दिल्ली साइड बहुत है, अगर मैं अपने जिले की बात करूं। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि आपके यहाँ पर जो भी बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं आप उसको देख सकते हो। तो उनका जब मैं स्टॉक ऑडिट करता हूं तो मैं वहां जाता हूं, एक पर्टिकुलर डेट पर मैं वहां जाता हूं और वहां पर जाके ऑडिट करता हूं। कैसे? मैं उसमें घुसता हूं वेयर हाउस में या उनका जो भी शॉप है या जो भी स्टोर है, और उसमें काउंट करता हूं। अच्छा जी, इतने आपके पास साबुन है, इतने आपके पास गेहूं है, या इतना आपके पास आटा है, इतनी आपके पास स्टेशनरी आइटम है, वो मैं नोट कर रहा हूं एक में। और नोट ऐसे ही करता हूं जैसे मैंने आपको दिखाया, आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और अमाउंट, ये मैंने लिख कर ले आया। ये हो गया क्या? स्टॉक को काउंट किया है मैंने, कैसे? फिजिकली जाकर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये हर दिन तो हो नहीं सकता। ये बहुत, इसको करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको अपना बिजनेस उस दिन के लिए बढ़ाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना, मैंने स्टॉक लिखा जी, हाँ जी आपके पास 500 साबुन हैं, तभी उसके पास कोई ग्राहक आया और उसने 10 साबुन उसको दे दी, तो यार अब मेरे को 490 लिखनी पड़ेगी, थोड़ी देर में पता लगा 5 और दे दी, तो मैं तो यही करता रह जाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई एक काम करो, पहले तो शटर डाउन करो, इस शटर को बंद करो और अंदर बैठो मेरे साथ। कोई माल नहीं जाएगा आज बाहर, ना कोई माल अंदर आएगा, जो माल है उसी का स्टॉक करूंगा मैं। तो जिस दिन आपका पीरियोडिक स्टॉक या फिजिकल काउंट होता है, आपके बिजनेस को बंद रहना पड़ता है, तो नुकसान हो गया। रेगुलर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं किसी भी दिन आके मैनेजमेंट ने पूछा चलो बताओ हमारे पास कितना स्टॉक है, सर वो तो पता नहीं, जाके काउंट करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर डेट पर ही काउंट होता है। ये पीरियोडिक है, फिर परपेचुअल फिर बताऊंगा, पहले पीरियोडिक समझ लो आप। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ascertaining इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ ऑल द इन्वेंट्री ऑन हैंड एट अ पर्टिकुलर डेट पर जाकर। इट इज बिकॉज ऑफ एक्चुअल फिजिकल काउंट दैट द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकालोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, लास्ट ईयर भी किया होगा ना, तो उसकी ओपनिंग बन गई होगी। परचेजेस बिल से मिल जाएगा, जो इनवॉइसेस आए हैं उससे मिल जाएगा, टैली से मिल जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी अभी आपने गिना, फिजिकली काउंट, उससे पता लगा, तो जो अमाउंट आया वो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पीरियोडिक सिंपल है, खर्चा भी कम लगता है। इन दिस सिस्टम पीरियोडिक इन्वेंट्री अकाउंट इज एडजस्टेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल कर आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी बैलेंसिंग फिगर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी बैलेंसिंग फिगर है। कुछ लिमिटेशंस हैं इसके, क्या? फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग इज रिक्वायर्ड मोर देन वंस अ ईयर फॉर। अगर आपको क्वार्टरली अपने अकाउंट्स बंद करने हैं तो आपको साल में 4 बार अपना काम बंद करना पड़ेगा, हाफ ईयरली तो 2 बार, जिससे कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिजिकल काउंट रिक्वायर क्लोजर ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, जो मैंने बताया आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज टेकन एज रेसिडुअल फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या आई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई कि भाई हमारे पास इतना शुरू में था, इतना और आया, इतना बचा हुआ है, तो बाकी कहाँ गया? बेच दिया गया। तो सर कुछ नुकसान हुआ होगा तो क्या वो पता लग पाएगा? नहीं पता लग पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू पिलफरेज, डैमेज, इवन फ्रॉड। केंद्रीय भंडार का ऑडिट करने गया मैं, केंद्रीय भंडार का ऑडिट किया तो मैंने उसमें पाया कि रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग और जो मैंने काउंट किया तो कम से कम 5 से 6 लाख का ग्रोसरी आइटम, आटा, चीनी, दाल गायब है। तो बुजुर्ग बैठे थे वहां पर, मैंने पूछा दादा ये कहाँ गया, ये सारा माल कहाँ गया, ये 10 लाख की दिक्कत आ रही है। पहले तो मानते ही नहीं है, केंद्रीय भंडार है, केंद्रीय भंडार की बात बता रहा हूं मैं आपको।
उसके बाद जाकर जब पता लगा तो पता लगता है कि जी घर में बिटिया की शादी थी, सारा माल वहां चला गया। ये फ्रॉड है। ये एजम्पशन ले रहा हूं मैं आपके साथ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके साथ। ये फ्रॉड है। क्या ये फ्रॉड पता लग पाएगा? नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि मैंने फिजिकली काउंट किया। वो तो मुझे ये भी कह सकते थे बेच दिया, मेरे को भी मानना पड़ता बेच दिया। लेकिन क्योंकि मेरे पास बुक्स में भी रिकॉर्ड मेंटेन थे तो मैं कंपेयर कर पाया। नहीं कर पाता तो मैं तो यही मान लेता जी बेच दिया, बेच दिया तो ठीक। इन्वेंट्री कंट्रोल यानी वही फ्रॉड को आप नहीं रोक पाओगे। बुक्स ऑफ अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन्वेंट्री इन हैंड एट इट्स वैल्यू, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्लान ऑपरेशन। डन डन। बेसिकली ये आपकी जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उसमें यूज किया जाता है। परपेचुअल क्या होता है सर? परपेचुअल, परपेचुअल समझना। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सर क्या किया ना मैंने, ये मेरा गोडाउन है, ये मेरा गोडाउन है। ये मेरी परचेज हो रही है गुड्स की, परचेज ऑफ गुड्स। और ये मेरा गोडाउन से इशू ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, इशू ऑफ गुड्स। मैंने क्या किया, मैंने एक अंकल जी को अपॉइंट किया, मैंने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया। ये मैंने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, उस एम्प्लॉय के हाथ में मैंने एक किताब पकड़ा दी, इस एम्प्लॉय के हाथ में मैंने ये बुक पकड़ा दी। और मैंने उसको क्या बोला कि भाई अगर परचेज ऑफ गुड्स हैं तो परचेज ऑफ गुड्स में क्या करना, यहां से होके इस बुक से होते हुए फिर इसमें जाएगा। यानी जैसे ही गुड्स आ रहे हैं बुक्स में उनकी एंट्री दिखाओ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिसिप्ट दिखाओ। और जब इशू भी हो रहा है तो इशू भी पहले बुक से होगा फिर बाहर इशू होगा। यानी जो माल गोडाउन में आ रहा है उसकी पहले बुक में रिसिप्ट, जो माल गोडाउन से जा रहा है उसका पहले बुक में इशू। इसका मतलब क्या है, हर दिन कितना माल आया कितना माल गया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना बच्चे, बल्कि इसी में ही होगा। या चलो मैं दिखा देता हूं आपको, ये मैंने आप लोगों के साथ बनाया था ना, ये रहा, ये जो मैंने आपके साथ बनाया था ये क्या था, ये यही तो था। कितना माल एक पर्टिकुलर डेट पर आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, क्या बैलेंस बच रहा है। अब आप किसी भी दिन उठा के पूछ लीजिए, मैनेजमेंट किसी भी दिन पूछ सकती है कि भाई मुझे 20 दिसंबर का बैलेंस बताओ, तो मैं कह दूंगा जी ये रहा 20 दिसंबर का बैलेंस, लो हमारे पास तो है। मैनेजमेंट कहती है मुझे आखिरी दिन का बैलेंस बताओ, मैं कहता हूँ ये रहा जी मेरे पास तो है। तभी तो मैंने बोला ये पढ़े लिखे लोगों वाला है, इसमें किताबों का इस्तेमाल है, इसमें फिजिकल काउंट नहीं है, इसमें तो किताबों का खेल है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंस आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशू। जैसे ही आता है वैसे ही रिकॉर्ड करो, जैसे ही जा रहा है वैसे ही रिकॉर्ड करो। इन ऑर्डर टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड। अब ये तो हो गया आपका परपेचुअल, लेकिन परपेचुअल ठीक हो रहा है कि नहीं, उसको एंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए फिजिकल इन्वेंट्री शुड बी चेक्ड एंड कंपेयर्ड विद रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस। किसी भी दिन सरप्राइज विजिट करा दो, जैसे मैंने केंद्रीय भंडार में कर दी, और जाके मैंने फिजिकली काउंट कर लिया, और फिर मैंने उनके हेड ऑफिस से मंगा लिया कि आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग कितना है, तो कहते हैं जी बुक्स के अकॉर्डिंग कितना है, फिजिकली आपने काउंट किया इतना है, चेक कर लो कोई डिफरेंस आ रहा है क्या। तो कंपैरिजन करके अगर कोई फ्रॉड है, पिलफरेज है, कोई नुकसान है तो पता लग जाएगा। अंडर दिस सिस्टम, अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्या क्या आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक मुझे पता है, परचेजेस भी मुझे पता है, रिसिप्ट मुझे पता है, इशू भी मुझे पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और जब इस क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जब मैं उसको फिजिकल वाले से कंपेयर करूंगा, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो मुझे पता लग जाएगा कि कम है कि ज्यादा है।
ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है। पीरियोडिक वाला फिजिकल वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है, ये बुक्स रिकॉर्ड पर। पीरियोडिक यानी फिजिकल वाला प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन, ये एक पर्टिकुलर डेट पर और ये कॉन्टिन्यूअस। दिस सिस्टम डिटरमाइन इन्वेंट्री एंड टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज रेसिडुअल। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन परपेचुअल में बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और यहां पर लॉस ऑफ गुड्स किस में इंक्लूड होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। यहां पर लॉस ऑफ गुड्स किस में होगा? क्लोजिंग स्टॉक में। जो बैलेंसिंग फिगर है उसी में इंक्लूड मान लिया जाएगा ना सर। अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। इन्वेंट्री कंट्रोल यहां पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। आप सडनली पता लगा सकते हो कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या बैलेंस है। ये सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है, कॉस्टलियर क्यों है? सर आपको कोई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए इन कामों के लिए। यहाँ पर क्या था, फिजिकल वाले में तो किसी भी बंदे को पकड़ा, साल में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उससे काउंट करवा दिया। लेकिन यहाँ तो आपने उसको परमानेंट नौकरी पर रख लिया ना, तो वो महंगा पड़ गया। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ बिजनेस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपको बताया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो। फिर ये सारी इलस्ट्रेशंस वही थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस की है 5, ये सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और ये 6। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है इन्वेंट्री टेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेंट्री टेकिंग बेसिकली क्या है? देखो, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ। इन्वेंट्री टेकिंग क्या है? हमको हमारा जो ईयर एंड होता है ना, आप ऐसे समझो इसको, ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2020। अब इन्वेंट्री टेकिंग क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। जो आपकी इन्वेंट्री गोडाउन में रखी है उसको फिजिकली काउंट करना इन्वेंट्री टेकिंग कहलाता है। जरूरी तो नहीं है ना मैं हर बार फिजिकली जो काउंट करूंगा वो 31 मार्च 2020 को ही करूंगा। हो सकता है इससे कुछ दिन पहले भी हो जाए, उससे हो सकता है इसके कुछ दिन बाद भी हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। मान लो हो सकता है इन्वेंट्री टेकिंग जो है वो 26 मार्च 2020 को हो गई। ये भी हो सकता है इन्वेंट्री टेकिंग जो है वो 15 अप्रैल 2020 को हो गई। तो अब यहां से लेकर यहां तक का पीरियड या यहां से लेकर यहां तक का पीरियड, इनके बीच में भी तो ट्रांजैक्शन हुई होगी ना। नहीं समझे? दोबारा समझो। ये आपका ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च को, लेकिन आपकी इन्वेंट्री हुई है 26 मार्च 2020 को। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री आई 1 लाख रुपए, मान लिया मैंने कि जी 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री आ गई आपकी। इस 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपने तो इन्वेंट्री कर ली, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया 26 मार्च को 1 लाख का। लेकिन 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में कुछ सेल भी हुई हैं, कुछ परचेज भी हुई हैं, कुछ परचेज रिटर्न भी हुई हैं, कुछ सेल्स रिटर्न भी हुई हैं। हमें इन्वेंट्री चाहिए इस डेट की, यानी 31 मार्च 2020 की इन्वेंट्री चाहिए हमको। अगर आपको 31 मार्च 2020 की इन्वेंट्री चाहिए लेकिन आपके पास जो स्टॉक आया है निकल कर वो 26 मार्च का आया है, तो आपको इस 26 मार्च के स्टॉक में यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सबको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने एक हफ्ते पहले इन्वेंट्री स्टॉक करवा लिया, फिजिकल काउंट करवा लिया, उस एक हफ्ते में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको भी तो कराना पड़ेगा। जैसे कि सेल है, तो इस बीच में क्या हुआ है, सेल की वजह से आपके गुड्स कम हो गए, तो सेल को क्या करा जाएगा, माइनस, परचेज को क्या किया जाएगा, प्लस। परचेज रिटर्न में क्या होता है, हमने परचेज किया था लेकिन रिटर्न कर दिया तो हमारा माल वापस चला गया, तो माइनस।
सेल रिटर्न में माल वापस आ गया तो प्लस। अगर यही कहानी बाद की होती कि हमारा जो स्टॉक टेकिंग हो पाया वो 15 अप्रैल को हो पाया, और यहां पर जो 15 अप्रैल को हुआ वो 1 लाख आ रहा है, वो 1 लाख आ रहा है। और इस 15 अप्रैल से इसके बीच में क्या क्या हुआ है, आपने परचेज की है, सेल की है, परचेज रिटर्न की है, सेल्स रिटर्न की है, ये सब कुछ किया है। तो अब मेरे को आना है वापस यहां से यहां पर, वापस यहां पर आना है मुझे। तो वापस यहां पर आने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, परचेज हुई होगी, परचेज तो इस बीच में हुई है ना, पहले तो परचेज थी नहीं, इसमें परचेजेस इंक्लूड आ रही है तो परचेजेस माइनस हो जाएगी। सेल, सेल बीच में हुई है, यहाँ पर सेल रही होगी, अमाउंट गुड्स रहे होंगे लेकिन बीच में सोल्ड हो गए तो वापस प्लस कर लो, परचेज रिटर्न प्लस सेल्स रिटर्न माइनस। तो यानी अगर आप देखोगे तो इसका अपोजिट है ये वाला। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मूला नहीं बना सकते, लॉजिकली चलना आप लोग। एक बार नोट कर लीजिए इसको अगर करना है तो, पॉज एंड नोट कर लीजिए एक बार अगर करना है तो। डन। अब पढ़ता हूं मैं इसको आपके साथ। नॉर्मली ऑल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड for 1 or 2 days during financial year and physical inventory is taken for everything in the godown or the store periodically। कहता है 1 से 2 दिन के लिए एक पर्टिकुलर ईयर में आप अपना बिजनेस बंद करते ही करते हो, क्योंकि आपको स्टॉक टेकिंग करनी होती है, आपको वेरिफिकेशन करनी होती है। फॉर द ईयर एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग इज डन ड्यूरिंग द लास्ट वीक, बेसिकली लास्ट वीक में होती है, और या फिर नेक्स्ट वीक में होती है, फर्स्ट नेक्स्ट वीक ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मोस्टली 26 मार्च को होती है, जबकि आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो जो परचेज और सेल होंगी बिटवीन 26 से 31 मार्च, उनको आपको सेपरेटली एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल इन्होंने लिया है यहाँ पर, सपोज अ फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को बुक क्लोज होती हैं। 7 जनवरी को उसने एक्चुअली इन्वेंट्री टेकिंग की, और 7 जनवरी को एक्चुअल इन्वेंट्री 7,85,000 की आ गई। अब इस 1 से 7 जनवरी के बीच में क्या क्या हुआ, आपने परचेज की 153। ये परचेज कब की आपने, 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में। ये 7 जनवरी में इंक्लूड आ रही होगी, लेकिन क्या ये हमारी 1 जनवरी से पहले हमारा स्टॉक था, क्योंकि मुझे स्टॉक चाहिए 31 दिसंबर का, नहीं था। 31 दिसंबर के बाद में परचेज किया गया है, तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। और जो आपने सेल किया है 250 की सेल, लेकिन कोस्ट पे लेने है ना आपको, तो आप इन्वेंट्री हमेशा किस पे निकालते हो, कोस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर। एनआरवी कुछ दिया नहीं होगा तो आप कोस्ट ही मान के चलोगे। तो 25% ऑन द कोस्ट। मार्कअप जो है, मार्कअप मतलब क्या हो गया, मार्कअप हो गया प्रॉफिट। 25% कोस्ट का, यानी 1/4 अगर कोस्ट का है तो सेल का कितना हो गया, एक बढ़ा लो, 1/5 ऑन सेल। आपकी सेल है 250, उसका 1/5 आ गया 50,000। 50,000 को माइनस कर दो इस 250 में से, तो कोस्ट आ गई 2 लाख। और ये 2 लाख की जो कोस्ट है वो क्या हो गई, ऐड, क्योंकि आपने 1 से 7 जनवरी के बीच में 2 लाख के गुड्स सोल्ड किए। 7 जनवरी को जब आपने काउंट किया तो 2 लाख आपकी काउंटिंग में नहीं आया, क्योंकि सोल्ड हो चुका है। लेकिन 1 जनवरी से पहले तो वो सोल्ड हुआ नहीं था, आपके गोडाउन में रखा होगा, तो हम उसे वापस ऐड कर देते हैं। डन। आओ जी, इस पर वापिस आऊंगा मैं दोबारा से आपके पास। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस तक हमने कर लिए थे, ये यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके साथ देखूंगा। आंसर नंबर 7, क्वेश्चन पढ़िएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन
द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2017 की इन्वेंट्री की वैल्यू आपको निकालनी है। ओपनिंग आपको गिवन है इतना, परचेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, सेल्स है। At the time of valuing inventory as on 31st March 2016, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item. Written off का मतलब कम कर दिया है, obsolete हो गया होगा, कुछ खराब हो गया होगा। Which was originally purchased for 50,000. तो एक सम है 17,500 आप राइट ऑफ कर चुके हो, डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो आप। 50,000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी, और यही आइटम वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹45 का आपने इसको सोल्ड किया है। ये एबनॉर्मल आइटम है। एबनॉर्मल आइटम की वैल्यूएशन अलग से होती है, वो नॉर्मली नहीं होती है। बेयरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, इस आइटम को अगर हम छोड़ दें, बाकियों का हम देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट जो अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो हुआ है 20% ऑन सेल्स। आइएगा, अब हमको निकालनी है सर इन्वेंट्री। आपको ये कुछ खर्चे दिए हुए हैं जिसकी मदद से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ सकता है। सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा दूंगा तो वहां से हमको इन्वेंट्री निकलने के चांसेस हैं। आंसर नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक 142,500, ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। इसमें से बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम हटा दीजिए। आप देख रहे थे ना, एक एबनॉर्मल आइटम था, उसकी कॉस्ट थी 50 और 17,500 उसमें से अब तक कम हो चुका है। कितना बचेगा? 50 माइनस 17,500, 32,500। इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। नॉर्मल वाला, मैंने बोला ओपनिंग अगर कुछ एबनॉर्मल है उसको आपको एक्सक्लूड करके चलना होता है। सिर्फ ओपनिंग वाला हम लोग क्या लेंगे? नॉर्मल वाला लेंगे। ओपनिंग प्लस परचेजेस ऐड कीजिए। परचेजेस कितने की परचेजेस हैं चेक करते हैं जरा। 7,62,500 ऐड कीजिए। इसमें जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, ये सब आपके नॉर्मल नहीं होते, मतलब डायरेक्ट नहीं होते, तो ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आएंगे। आप इसी का टोटल करेंगे 1,10,000, 762,500, 1,52,000, 10,22,500 आपका आ गया। डन। इसको मैं एक तरीके से COGS कह सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो मैं एक फॉर्मूला और यूज़ करूँगा आप लोगों के लिए। ये मेरे वो गुड्स हो गए जो बनकर तैयार हुए हैं। गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स रेडी फॉर सेल। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कितना? ये तो वो थे जो बनकर तैयार हो गए, आप बेच सकते थे। इसमें से कितने आपने ऐसे हैं जो बेच दिए? तो सर आप कहोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सिंपल फॉर्मूला है सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो। सेल्स आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है 12,45,000। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक एबनॉर्मल सेल भी है, उसको हटाना पड़ेगा, वो सोल्ड 45,000। तो ये 45,000 आपको हटाना पड़ेगा। 12,45,000 माइनस
ये आ गया 12 लाख। ये आ गई आपकी नॉर्मल सेल। इसमें से प्रॉफिट हटा दो। प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट 20% है सेल का, तो इसका 20% हो गया आपके पास 2,40,000। माइनस कर दो 12 लाख माइनस 2,40,000। 9,60,000 के गुड्स मैं सोल्ड कर चुका हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,22,500, 62,500 मेरी क्लोजिंग स्टॉक आ गई है। सोचो समझो बताओ, समझ आया आपको? आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि जिससे कि आपके स्टॉक की कॉस्ट या गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज होती है, ये 3-4 चीज़ें दी हुई थी, आपने उनको ऐड किया तो क्या निकल कर आया? वो कॉस्ट निकल कर आई जो गुड्स आपके बनकर तैयार हो चुके हैं, वो थे 10,22,500। उसमें से कितने की कॉस्ट के गुड्स हम लोग सोल्ड कर चुके हैं, हमें वो देखना था। तो हमने देखा यार हमने 2,50,000, हमने 12 लाख के गुड्स सोल्ड किए थे, उसमें से हमने प्रॉफिट हटाया तो 960 आ गया। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ये इन्वेंट्री टेकिंग का क्वेश्चन होगा आपका बच्चे। अ ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को अकाउंट बंद करता है ट्रेडर। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2017। 15 दिन बाद, ईयर एंड होने के भी 15 दिन बाद जाकर इन्वेंट्री टेकिंग हो पाई, और उस डेट पर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू 5 लाख। तो 15 अप्रैल की क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5 लाख। फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल 2017। सेल्स रुपीज 4,10,000, 4,10,000 की सेल हुई इस 1 अप्रैल यानी 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। मैं आपको इसको एक बार पूरा बता देता हूं। परचेज हुई इतने की, ये सेल्स रिटर्न हुई। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 की आपको इन्वेंट्री निकालनी है। आंसर नंबर 8। 1 अप्रैल 2017 को स्टॉक चाहिए था, नहीं मिला। कहाँ जाके मिला? 15 अप्रैल 2017 को। 15 अप्रैल 2017 को कितना है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में नजर आएगा? 5 लाख। 5 लाख का स्टॉक है। इस बीच हुआ क्या है? 4,10,000 की सेल हुई है। सेल्स 4,10,000। परचेज हुई है 50,340। सेल्स रिटर्न 10,000। ये कहानी है जी। सेल्स हुई है 4,10,000, परचेज हुई है 50,340, सेल्स रिटर्न 10,000। ये कहानी है आपके पास। अब मुझे आना है यहां से यहां पर, इधर आना है मुझे वापस। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? मैं आपसे बोलूंगा स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 2017 कितना है? 5 लाख। ये आपका स्टॉक है एज ऑन 15 अप्रैल 2017। अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन सेल्स की थी।
कॉस्ट ऑफ सेल, कितने की सेल हुई है? 4,10,000 की। लेकिन हमें सेल वैल्यू पे नहीं चाहिए, हमें कॉस्ट पे चाहिए। तो उसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल। 4,10,000 माइनस 20%, 3,28,000। 3,28,000 डन। क्या करोगे इसको, ऐड या माइनस, क्या करोगे? जल्दी सोचो। आपके पास 5 लाख है 15 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 4,10,000 की सेल हुई है। ये जो 4,10,000 की सेल हुई है ये हमारी इस वाले अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन यहां पर ये रही होगी। तो हम इसे क्या करेंगे? वापस ऐड कर देंगे। फिर आता है आपके पास परचेजेस। अब ये परचेजेस आपने 50,340 इस बीच में किया, जो कि 15 अप्रैल में इंक्लूड है, लेकिन हमें चाहिए नहीं क्योंकि 1 अप्रैल को वो होगा ही नहीं हमारे पास, वो तो बाद में आया था। तो उसे माइनस कर दोगे आप, ये आपने माइनस कर दिया। लास्ट सेल्स रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, 10,000 की रिटर्न है लेकिन उसकी वो सेल वैल्यू है, आप उसे कॉस्ट पे लाओगे तो 8,000 आएगा। क्या करोगे इसको? इसको आप माइनस कर दोगे। क्यों? सेल रिटर्न हुआ, माल वापस आया, तो वो माल जो वापस आया वो इंक्लूड है 15 अप्रैल वाली फिगर में 5 लाख में, लेकिन 1 अप्रैल को वो हमारे पास नहीं था तो इंक्लूड है, तो माइनस कर। आपका आंसर आ जाएगा सिंपल, 5 लाख प्लस 328 माइनस 50,340 माइनस 8,000, 7,6,9,660। ये आपकी इन्वेंट्री आ गई है एज ऑन 31 मार्च 2017। नोट कर लीजिए, पोज एंड नोट। बढ़े आगे। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टॉपिक है, सेम पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल के उठाए हुए हैं, बाहर से कुछ नहीं है, इसी में से क्वेश्चन आएगा अगर आपके पास आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए जरा आप। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वॉज कंप्लीटेड। 31 मार्च 2016 को इन्वेंट्री टेकिंग होनी थी, लेकिन हुई कब? जाके 10 अप्रैल को हुई। और 10 अप्रैल को जब हुई तो क्या वैल्यू आई आपके पास? 16,75,000 एट कॉस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग। यानी 1 अप्रैल 2016 से लेकर 10 अप्रैल 2016 के बीच की बात कर रहा है। सेल्स कितनी है? इतनी। प्रॉफिट मार्जिन है 33.33% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर इस चीज का भी ध्यान रखना। परचेजेस कितनी है? परचेजेस है 90,000 एट कॉस्ट, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% हटाना है। गुड्स वर एडिड टू द इन्वेंट्री, गुड्स वर एडिड टू द इन्वेंट्री एट मार्कअप। मार्कअप मतलब प्रॉफिट। कितने के प्रॉफिट ऐड हुआ था? 3,000 का। क्यों हुआ ये? क्योंकि आपकी सेल रिटर्न हुई होगी। तो 3,000 के गुड्स हैं जो कि सेल रिटर्न हुए थे, और ये 3,000 सेल वैल्यू है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। मार्कअप का मतलब प्रॉफिट। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग रुपीज दिस। स्लो मूविंग आइटम समझते हो? स्लो मूविंग आइटम होता है एबनॉर्मल आइटम्स। आपके कुछ स्लो मूविंग आइटम है जो कि एक नॉर्मल पेस पर सोल्ड आउट नहीं हो रहे हैं, आपको उसके शायद दाम गिराकर, उसका प्राइस गिराकर उसको सोल्ड आउट करना पड़ेगा। स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग रुपीज 11,250 which should be taken at rupees 5,250 were received
वर रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर, तो सिर्फ 5250 में उसको बेचा गया, तो हमारा कहीं ना कहीं 6000 का नुकसान हो गया। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स जिनकी कोस्ट 15500 थी रिसीव हुए थे सप्लायर से बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज। अब हमने तो ले लिए, हमें कस्टमर को देने थे, जिस डेट का वादा किया था उस डेट तक आ नहीं पाए, उसके बाद आए तो कस्टमर ने उसको लेने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड एनआरवी एंड गुड्स की 12500, तो 3000 का नुकसान आपका यहाँ पर हो जाएगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2016। चलिएगा शुरू करते हैं जी। आंसर नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 March 2016, एज ऑन 31 March 2016। आपको इन्वेंट्री गिवन है एज ऑन, किस डेट को इन्वेंट्री टेकिंग हुई है, 10 अप्रैल 2016। कितने की इन्वेंट्री है, 16,75,000, 16,75,000, ये आपकी इन्वेंट्री आ गई। इसके बाद अब एक एक करके समझना। सबसे पहले आ रहा है आपके पास सेल, 68,750 की सेल थी, और एक आपके पास सेल रिटर्न भी है। आप चाहो तो दोनों को नेट भी कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ सेल, सेल है कितने की चेक करो जरा, 68,750, 68,750 माइनस जो आपको दिया हुआ है ना प्रॉफिट, वो दिया हुआ है 33.1/3%, 33.1/3%, 33.33% का मतलब हो जाता है 1/3, और ये 1/3 हो जाता है किसका, देखो 33.33% का मतलब होता है 1/3, और ये 1/3 किसका है, कोस्ट का। अगर कोस्ट का 1/3 है तो सेल का कितना हो जाएगा, एक बढ़ा लो 1/4 ऑन सेल, तो 1/4 को हम लोग 25% भी कह सकते हैं ऑन सेल। तो मैं नेट क्या माइनस करूंगा, मैं 25% माइनस कर दूंगा, 68,750 माइनस 25%, 51,560। अब मुझे बताओ ये प्लस करोगे या माइनस, ये सेल हुई होगी आपकी ड्यूरिंग दिस पीरियड, पहले ये रहा होगा लेकिन अब इंक्लूड नहीं है, तो आप इसे क्या करोगे, वापस ऐड कर दोगे। मेरा एक पार्ट हो गया सेल वाला। परचेजेस आपने की है 90,000 की 10% डिस्काउंट लगाकर, तो नेट आपको गुड्स कितने के पड़े, 90,000 के आपने परचेज की थी लेकिन उसमें 10% डिस्काउंट हो गया 9,000, तो 81,000 की आपने परचेज की, तो आपके पास माल आ गया 81,000 का। अब ये ड्यूरिंग द पीरियड आया है, यहाँ पर ऐड हो रहा होगा 10 अप्रैल को, लेकिन पहले नहीं था, तो माइनस कर दो। 2 पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। परचेजेज हो गई फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूड इन इन्वेंट्री अमाउंटेड टू, हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स वर एडेड जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न, गुड्स वापस आए हैं 3000 के हैं। सेम चीज आप करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न 3000 के थे, उसमें 3000 में प्रॉफिट परसेंटेज 33.33% यानी 1/3 ऑन कॉस्ट, तो सेल का हो गया 1/4 यानी 25%, और सेल रिटर्न में माल वापस आया, इंक्लूड होगा लेकिन पहले तो नहीं था, तो माइनस कर दो 3000 माइनस 25%, 2250। जो माइनस वाले हैं उनको मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ तक हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड, कुछ स्लो मूविंग आइटम था जिसकी कॉस्ट तो 11,000 थी लेकिन 5,250 में सोल्ड हुआ। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, पहले की डेट पर 11,250 थी
आज की डेट पे तो वो 0 हो गया, तो कितने का नुकसान हो गया आपका? आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन 6000 से कम हो गई। आपने उसको लिया हुआ है 11250 पे, लेकिन वो सोल्ड हो गया 5250 पे, तो 6000 से आपको अपनी इन्वेंट्री को कम करना होगा। आप इसको नाम दे सकते हो रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो 6000 से आपकी इन्वेंट्री क्या हो गई? कम हो गई, ये आपका नुकसान हो गया। कुछ इसी तरीके से कुछ हैवी फ्लड आए जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग थी 15,500, वो 15,500 हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड है, लेकिन अब उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो सिर्फ 12,500 है, तो 3,000 से आपको अपनी इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी। अगेन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एक एक करके पॉइंट को पकड़ के चलो, इजी क्वेश्चन होता है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके पास, ये ध्यान रखना। 16,75,000 16,75,000 प्लस 51,560 माइनस 81,000 माइनस 2250 माइनस 6,000 माइनस 3,000 1634,310, ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016। नोट करो, पोज एंड नोट। आंसर नंबर 9 था ये मेरा, पोज एंड नोट। आगे बढ़े, चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो हैं, अभी हमारा इन्वेंट्री टेकिंग नहीं है, ये आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और ये सेम क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन शो करूंगा, आप उसको देखिएगा प्लीज। देखना, क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स। 1 जनवरी 2016 को ओपनिंग इन्वेंट्री थी नील। 1 जनवरी 2016 को आपने परचेज किए 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर यूनिट। इसके अलावा 15 जनवरी 2016 को आपने इशू किया है फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट्स। 1 फरवरी 2016 को आपने परचेज किए 200 यूनिट्स, फिर इशू फॉर कंजम्पशन, फिर इशू फॉर कंजम्पशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 16। अगर कंपनी फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, ये ध्यान रखना, अगर कंपनी फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर। देखना, ये आपने श्रीराम मील का फॉर्मेट बना लिया, डेट, उसके बाद ये रिसिप्ट्स, इशू एंड बैलेंस। सबसे पहले 1 जनवरी 2016 को ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, फिर 1 जनवरी को आपने परचेज की 100 यूनिट 30 के हिसाब से 3000, यही आपका बैलेंस बन गया। सेम क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको दोबारा नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ शो कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। 15 जनवरी को आपने इशू किया है, तो अभी तो यही बच रही है, तो इसी में से इशू किया होगा 30 के रेट पर ही, बैलेंस भी यही बचा होगा, डन। अब आ जाओ 1 फरवरी, 15 जनवरी हो गया, 1 फरवरी 2016 को आपने फिर परचेज की 200 यूनिट 40 के हिसाब से, तो 200 यूनिट 40 के हिसाब से अब बैलेंस कितना हो गया? 50 यूनिट तो ये वाली बच रही है 30 के हिसाब से, और 200 यूनिट ये वाली बच रही है 40 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये आपका बैलेंस है, पहला बैलेंस। 15 फरवरी को अब आप जब इशू करोगे, आपने इशू किए 100 यूनिट, इसको ध्यान से देखना, तो इस 100 यूनिट में से पहले कौन सी यूनिट जाएगी? पहले जाएगी ये वाली, क्योंकि ये फीफो है, फर्स्ट जो पहले हमारे पास आई थी, ये जाएगी दूसरे नंबर पर। तो पहले 50 यूनिट 30 वाली, फिर 50 यूनिट 40 वाली, ये चली गई, तो अब ये खत्म हो गई कहीं ना कहीं, तो बची कौन सी आपके पास? सिर्फ इसमें से 150 यूनिट बची, 40 वाली 6000 आ गई, फिर आपने 20 फरवरी को दोबारा इशू किए 100 यूनिट, वो इसी 40 में से होंगी 4000, तो 50 आपका बैलेंस बच गया। डन। क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है,
बस इस बार उसने कौन सा बोल दिया आपको यूज करने के लिए, वेटेड एवरेज, बाकी सब कुछ सेम है। पहले आपने 100 यूनिट परचेज की, 30 के हिसाब से वही आपका बैलेंस आ गया। आपने 50 की, सेम रेट आ जाएगा, तो 50 का बैलेंस बचा। 30 के हिसाब से आपने फिर 200 परचेज कर ली। अब जब आप बैलेंस बचाओगे तो आप क्या करोगे, तो 8000 प्लस 1500, पहले 9500 लिखोगे, और यूनिट है 200 प्लस 50, 250। नाउ 9500 डिवाइडेड बाय 250, 38 आ गया, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। फिर इसी 38 पर इशू कर दिया, फिर इशू कर दिया, और लास्ट में हमारा बैलेंस बच गया। डन। ये आपका चैप्टर था बच्चे। पूरा चैप्टर मैंने आपके साथ किया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कराया, इसकी थ्योरी भी। इन्वेंट्री अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द अमाउंट ऑफ परचेज, परचेज आपको निकालनी है इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला तो याद ही है आप लोगों को, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे से करवाते रहते हो। ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। सीओजीएस गिवन है 80,700, ओपनिंग गिवन है 5800, परचेजेस निकालना है, डायरेक्ट एक्सपेंस को शून्य मान लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 6000। तो 200 माइनस हो जाएगा, 5800 माइनस 6000 माइनस 200 बचा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 80,900 आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री दी है 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर आप कॉमर्स से हैं तो क्लास 12th में आपको याद आ गया होगा, रेशियोज में ये सब आप करते थे। सर कहता है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पता है आपको, एवरेज इन्वेंट्री यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज इन्वेंट्री कितनी दी हुई है आपको, 12,000। कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x रख लूंगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी x प्लस 3,000 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 आ गया, इक्वल टू 2x प्लस 3,000। x आ गया, ये इधर जाके माइनस करोगे, 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइड बाय 2, 10,500। 10,500 आपका क्या आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया। क्लोजिंग निकालने के लिए इसमें 3,000 प्लस कर दोगे तो 13,500 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। While finalizing the current year profit, company realized that there was an error in valuation of closing inventory. In the previous year, closing inventory was valued more by 50,000. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली लिंक टू प्रॉफिट। अगर पिछले साल की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर, अगर पिछले साल में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 50,000 से तो प्रॉफिट भी ज्यादा रहा होगा। लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक मेरा इस साल ओपनिंग भी बना होगा, और ओपनिंग इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट। सर पिछले साल क्लोजिंग ज़्यादा था, वही क्लोजिंग तो नेक्स्ट डेट पर ओपनिंग बन जाता है, तो इस साल का ओपनिंग भी ज़्यादा था। तो अगर ओपनिंग ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा। तो पिछले साल का प्रॉफिट ज़्यादा, करंट ईयर का प्रॉफिट कम। ये बी, पिछले साल का प्रॉफिट ज़्यादा, करंट ईयर का प्रॉफिट कम। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर क्यू कंपनी फॉर द ईयर 15-16 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टोटल सेल, ये सेल वैल्यू है। ओपनिंग स्टॉक जीपी दिया हुआ है, सेल पे ही दिया हुआ है 25%, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। तो सर सिंपल है, आप पहले आपको टोटल सेल गिवन है, टोटल सेल में से आप जीपी माइनस कर देंगे तो आपका सीओजीएस आ जाएगा, फिर आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं। एवरेज इन्वेंट्री दोबारा सेम चीज़ है। अगर प्रॉफिट 25% है कॉस्ट प्राइस का, मैंने आपको बताया था 25% का मतलब हो गया 1/4। जब आप कॉस्ट से सेल पर जाते हो तो न्यूमरेटर सेम रखते हो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस कर देते हो। इस ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस हो जाता है, 1/5 ऑन सेल।
एंड 1/5 का मतलब हो गया 20%। बाकी क्वेश्चंस अगर कुछ ऐसा है, ये वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी, ये कंजर्वेटिज्म होता है। मैंने आपको बताया भी था, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस एक ही बात है। Which inventory costing formula calculate value of closing inventory considering the inventory most recently purchased? तो FIFO, क्योंकि FIFO में क्या होता है, पहले वाली चले जाती है, जो आपने रिसेंटली परचेज की होती है वही आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बनता है, तो वही इसमें इंक्लूड होता है। अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मीन्स डे बाय डे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। विच ऑफ द मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? सर हाईएस्ट वैल्यू कौन शो करेगा? फीफो शो करेगा, क्योंकि फीफो में जो पुराना है वो निकल जाएगा, जो लास्ट में आई होगी उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक में शो करेंगे। इसमें से क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है? सर रिटेल प्राइस मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, वेटेड एवरेज आपका वही है, फीफो वही है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक बार आपके साथ रीड आउट कर लूं, कुछ मुश्किल तो नहीं है। एक्स हु वाज क्लोजिंग हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2016 फेल टू पे, 9 अप्रैल को जाके उसने किया, 9 अप्रैल को ये वैल्यू आ गई। सेल्स की है उसने in the sales book on the same day of dispatch and written inward in the return book and where the goods are received back, purchases are entered in the purchase day book once the invoice are raised। सेल्स हुई हैं इस बीच में, ये परचेजेस हुई हैं ये, जिसमें से कि 500 के अभी तक रिसीव हुए ही नहीं थे, तो वो तो इशू ही नहीं था। गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल 2016 अमाउंटेड टू ₹1000, रेट ऑफ जीपी। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है जी, कुछ न्यू नहीं है, सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं इसके, इसमें सॉल्यूशंस भी गिवन होते हैं। आप एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। इन्वेंट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से 6 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास, 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आप लोगों से मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम होगा डेप्रिसिएशन। थैंक यू, बाय बाय।